मैं मनोज, अध्यक्ष हिंदी विभाग राजा सिंह महाविद्यालय सिवान। आज के व्याख्यान में विगत व्याख्यान की अगली कड़ी प्रस्तुत करते हुए मैं आज के विषय दिनकर द्वारा रचित किसको नमन करूं मैं कविता पर आता हूं। इसके पूर्व ये बताना जरूरी है कि ये स्नातक द्वितीय खंड के हिंदी रचना 100 अंक के पाठ्यक्रम में प्रस्तावित है। इसके पूर्व के पहले इस विषय पर संबंधित पहले व्याख्यान में हम लोगों ने दिनकर के कवि व्यक्तित्व के साथ साथ इस कविता के आरंभिक पंक्तियों पर चर्चा की थी। इस व्याख्यान में आगे की पंक्तियों पर चर्चा की जाएगी। जैसा कि स्पष्ट है कि ये कविता आज़ादी के बाद के भारत की स्थितियों को लेकर लिखा गया है। जैसा कि पहले मैंने बताया है कि दिनकर ने आज़ादी के पूर्व के भारत को भी देखा, आज़ादी के बाद के भारत को भी देखा, आज़ादी के पूर्व के संघर्षों को देखा, स्वाधीनता आंदोलन में शरीक भी हुए, नज़दीक से उस सपने से जुड़े जिस सपने को लेकर गांधी से लेकर तमाम स्वाधीनता आंदोलन के सेनानियों ने जिस सपने के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जिस तरह के भारत के निर्माण के लिए स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी गई, विडंबना ये है कि आज़ादी के बाद उन मूल्यों को, उस भारत के सपने को भुला दिया गया। कभी इसी बदलाव को, इसी सपने से आदर्श सपने से विलगाव को इस कविता के माध्यम से हम लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाह रहा है कि जिस कठिन परिस्थितियों में स्वाधीनता आंदोलन के सेनानियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष कर आज़ादी प्राप्त कराई, वैसा भारत बन न सका। अब भारत मानचित्र की रेखाओं में सीमित त्रिभुजाकार चित्र की तरह हम समझते हैं, जबकि वो भारत चित्र ही नहीं था, एक संपूर्ण संकल्पना थी। इस भारत को, इस भूभाग में रहने वाले पूरी प्रकृति से लेकर मनुष्य तक को स्वर्ग की तरह समानता की, किसी को कष्ट न हो, उस चेतना को ढोने वाला सपना था। कवि उस सपने से इस भारत की तुलना करता है जो आज़ादी के बाद भारत जो बना। भूखे मानचित्र पर अंकित त्रिभुज यही क्या तू है। कवि कहता है कि क्या जिस भारत के लिए आज़ादी के दौरान जो लड़ाइयाँ लड़ी गई, अंग्रेज़ों की लाठियाँ खाई गई, भगत सिंह ऐसे चरित्र, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे चरित्र अपने जीवन का बलिदान दे दिया, क्या इसी कलम से खींची गई रेखाओं के बीच जो त्रिभुजाकार चरित्र उभरता है, चित्र उभरता है, क्या वही भारत है? कभी एक तरह से ये प्रश्न पूछकर उससे अपनी असहमति जताता है कि ये भारत नहीं है। नर के नभश्चरण की दृढ़ कल्पना नहीं क्या तू है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान नर के, मनुष्यों के आकाश धर्मा कल्पना से निर्मित वह स्वप्न नहीं है क्या तू, जो स्वप्न भंग हो गया। भेदों के ज्ञाता, निगूढ़ताओं का चीर ज्ञानी है। भारत तो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जिस भारत की संकल्पना की गई थी उसमें भेदों का
सभी तरह के भेदों का ज्ञाता, किसी तरह के भेद को नहीं स्वीकार करने वाला, किसी तरह उसके सामने किसी तरह निगूढ़ से निगूढ़ बातों का ज्ञान रखने वाला, वो भारत की संकल्पना है। मेरे प्यारे देश नहीं तू पत्थर है पानी है। मेरे प्यारे, वो भारत, वो मेरा देश, वो भारत का सपना, वो केवल पत्थर और पानी में सीमित नहीं है। जड़ताओं में छिपी किसी चेतन को नमन करूं मैं। इस भूभाग में पत्थर, पहाड़, मिट्टी, वृक्ष, पौधे, इन जड़ों में स्थित जो चेतनता का प्रवाह चल रहा है, उसको नमन करूं मैं। किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। तू वह नर है जिसे बहुत ऊंचा चढ़कर पाया था। आज़ादी के बाद जिस भारत को आज़ादी हासिल हुई, वो बहुत संघर्षों से, बहुत ऊंचा चढ़कर, बहुत आदर्श मूल्यों के साथ उसे प्राप्त किया गया था। तू वह जो संदेश भूमि को अंबर से आया था। आज़ादी के दौरान जिस भारत की संकल्पना की गई थी, वो अंबर से, आकाश में जो स्वर्ग की संकल्पना है, उस स्वर्ग से इसकी तुलना की जा सकती है। उससे साम्य रखता है कि ना किसी का कष्ट हो, ना किसी को दुख हो, ना किसी को पीड़ा हो, सब बराबर हो। इस सपने के साथ उस भारत की संकल्पना बनाई गई थी। तू वह जिसका ध्यान आज भी मन सुरभित करता है। वह स्वप्न जिससे उस स्वप्न को याद कर, उस सपने को पाने की इच्छा से ही, ध्यान करने से ही मन सुगंधित हो जाता है, मन आनंदित हो जाता है, मन सुरभित हो जाता है। थकी हुई आत्मा में उड़ने की उमंग आ जाता है। उस भारत में किसी को निराशा की भावना नहीं थी। उस संकल्पना से सोच कर ही आत्मा उड़ने का मंग, वो निर्मुक्त होकर आगे बढ़ने की चेतना पैदा करने वाला वो संकल्पना थी। गंध निकेतन इस अदृश्य उपवन को नमन करूं मैं। किसको नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं। कवि प्रश्न करता है कि गंध निकेतन इस अदृश्य उपवन को नमन करूं। वो संकल्पना जो आज धरती पर उतर नहीं पाई, क्या उस संकल्पना को आदर्श रूप में ही स्वीकार कर, यथार्थ रूप में परिणत न होता हुआ देखकर भी उसको मैं नमन करूं मैं। किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं। वहां नहीं तू जहां जनों से ही मनुज को भय। कवि स्पष्ट करता है कि वो भारत वहां नहीं है, वहां नहीं तू जहां जनों से मनुजों को भय है। कि वो भारत वहां हो ही नहीं सकता जहां मनुष्य को मनुष्यों से भय हो। आज आप स्थिति देख रहे हैं कि मनुष्य से मनुष्य डरने लगे हैं। वहां नहीं तू जहां जनों से मनुजों का भय है। सबको सबसे त्रास सदा, सब पर सबका संशय है। यहाँ मनुष्यों के बीच, सब मनुष्यों के बीच, सब एक दूसरे से डरे हुए हैं। सब एक दूसरे को सशंकित भाव से, संशय के भाव से देखते हैं। एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। जहाँ स्नेह के सहज स्रोत से हटे हुए जनगण हैं। आज आज़ादी के बाद के भारत में प्रेम का कोई, स्नेह का अस्तित्व नहीं रह गया है। मनुष्य और मनुष्यों के बीच जो प्रेम का केंद्रीय भाव होना चाहिए था, वो जनगण में वो मौजूद नहीं है। एक दूसरे को पीछे दिखाना, नीचे दिखाना, एक दूसरे से लड़कर अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सभी लगे हैं।
ये समाज भोगवादी समाज बन गया है। केवल भोग पर वर्तमान जीवी हो गया है आज का मनुष्य, केवल भोग पर ध्यान देता है। सामाजिक मूल्यों, सामाजिक कर्तव्यों पर किसी का ध्यान नहीं है। जहाँ स्नेह के सहज स्रोत से हटे हुए जनगण हैं। सभी मनुष्यों के मन में स्नेह नहीं बच पाया है। सब केवल और केवल अपने में खुद के स्वार्थ से सीमित हो गए हैं। खुद के स्वार्थ से कोई भी क्रिया करते हैं तो खुद की स्वार्थ की पूर्ति के लिए। मनुष्य की जो परिभाषा कही जाती है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य की सामाजिकता अब खत्म हो चुकी है। केवल मनुष्य खुद तक सीमित हो गया है, दूसरे का ध्यान नहीं करता, आगे बढ़ने में दूसरे की चिंता नहीं करता। खुद केवल धन प्राप्त करने के पीछे दौड़ लगाए हुए है। कभी आगे कहता है कि झंडों या नारों के नीचे बटे हुए जनगण हैं। यहाँ भारत की स्थिति, आज़ादी के बाद की स्थिति, विभिन्न पार्टियों के झंडों और नारों के बीच एक दूसरे से अलग बटे हुए हैं और एक दूसरे को मारने के लिए, हिंसा करने के लिए उतारे हुए हैं। क्या इसी भारत का सपना देखा था स्वाधीनता आंदोलन के सेनानियों ने? कतई नहीं। कभी इसी से कहता है कि झंडों या नारों के नीचे बटे हुए जनगण हैं, कैसे इस कुत्सित विभक्त जीवन को नमन करूं मैं? कैसे इस भारत का नमन करूं जिसमें हिंसा है, आपस में भेदभाव है, झंडों और नारों के बीच लोग बटे हुए हैं, लोगों के बीच स्नेह नहीं है, एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। मैं कैसे इस परिस्थिति वाले भारत को नमन करूं मैं? किसको नमन करूं मैं? भारत किसको नमन करूं मैं? कवि बहुत पीड़ा के साथ कहता है कि जिस भारत का निर्माण के लिए सपना देखा गया था, उस भारत से इस भारत की वास्तविक स्थिति बिल्कुल विपरीत है। इस विपरीत स्थिति वाले भारत का कैसे मैं नमन करूं, कैसे उसकी वंदना करूं? मुझे ऐसे भारत की तस्वीर, ऐसे भारत की संकल्पना हमें स्वीकार नहीं है। किसको नमन करूं मैं भारत? किसको नमन करूं मैं? धन्यवाद। बाकी बचे हुए अंश अगले व्याख्यान में उस पर चर्चा की जाएगी।